Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of second year Federal Board National Book Foundation, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारा आज का टॉपिक है 17.8 फ्री एंड डैम्प्ड ऑक्सिलेशंस। अब फ्री एंड डैम्प्ड ऑक्सिलेशन क्या कहते हैं? डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑक्सिलेशन में भी डैम्प्ड, फ्री और फोर्स ऑक्सिलेशन के सिचुएशंस के मुताबिक होता है। ये फ्री भी हो सकती हैं, डैम्प्ड भी हो सकती हैं, ये फोर्स ऑक्सिलेशन भी होती हैं। सबसे पहले देखें फ्री ऑक्सिलेशन। कहते हैं every oscillator has a natural frequency of vibration with which it vibrates freely after initial disturbance। इनिशियली तौर पर जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मीन पोजीशन पर है, हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर गए, हमने इसको छोड़ दिया, तो ये बार बार अपनी मीन पोजीशन के दरमियान, एक्सट्रीम और मीन के दरमियान बार बार जो है वो टू एंड फ्रो में वाइब्रेट करता है, ऑक्सिलेट करता है। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम ऑक्सिलेट फ्रीली विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर जो आइडियल पेंडुलम है, ऐसा पेंडुलम जिसमें कोई रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंट ग्रेविटी, ये तमाम चीज़ें ना हो, आइडियल हो, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो मूव करता रहेगा। व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जब हल्का सा उसको उसकी मीन पोजीशन से हिलाया जाए, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। चूँकि इसका फार्मूला सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का होता है T इज इक्वल टू 2πL/g। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, लेंथ एंड ग्रेविटी। कहता है इफ़ यू चेंज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यू मे चेंज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेंथ के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसका टाइम पीरियड। कहता है इफ़ यू प्लक अ गिटार स्ट्रिंग इट कंटिन्यू टू वाइब्रेट फॉर सम टाइम आफ्टर यू have released it, it vibrates with the natural frequency and gives rise to the particular note that you hear। तो वो एक ख़ास किस्म की आवाज़ देता है जिसको आप सुनते हैं, जो हमें सुनाई देती है। सो फ्री ऑक्सिलेशन क्या होगी? आ बॉडी एज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री ऑक्सिलेशन व्हेन इज ऑक्सिलेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है? कि जब यहाँ पे थी मीन पोजीशन था, जब आपने एक्सट्रीम पे गए तो एक्सट्रीम पे जाने के बाद जो है वो दोबारा एक फोर्स होगी जो कि उसको मीन पोजीशन पे लेके जाएगी, मीन पोजीशन से फिर वो जो है ना वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो ये जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स है जो यहाँ से यहाँ पर गई, तो रीस्टोरिंग फोर्स ही जो उसको कह रही थी कि वापस लेके चले। इसमें इनर्शिया भी है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज भी है। ठीक है, यहाँ पे जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पे लेकर गए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, जब हमने छोड़ा तो काइनेटिक एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज भी है और इनर्शिया की वजह से भी है। यही जो है रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से भी है। जब यहाँ तक लेकर गए तो बॉडी रीस्टोर करती है, अपनी पुरानी पोजीशन में आने के लिए फोर्स लगाती है, वो यहाँ से फोर्स ज़्यादा होती है तो इधर इन्हीं मीन पोजीशन के दरमियान वो वाइब्रेट करती रहती है। नेक्स्ट वन इज फोर्स्ड ऑक्सिलेशन। फोर्स्ड ऑक्सिलेशन किसे कहते हैं? कि अगर ऐसी ऑक्सिलेशन जो कि किसी एक्सटर्नल फोर्स के ज़ेरे असर होती है, उसको जो है वो वाइब्रेट करवाती है। ठीक है, ऑक्सिलेट करवाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स रेदर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी बल्कि खुद से कोई फोर्स लगेगी जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करेगी। ऐसी जो होती हैं, नाम से पता चल जाता होता है, ये जो है वो फोर्स ऑक्सिलेशंस कहलाती हैं। देखें, कहते हैं इफ द एक्सटर्नल फोर्स मेक द ऑब्जेक्ट टू ऑक्सिलेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस अप्लाइड फोर्स के साथ जो है वो उसको लगाया जाए, ऑक्सिलेट किया जाए, फोर्स रेदर देन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं बल्कि जो उसकी जो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो आउटसाइड से लगेगी उसके साथ वो ऑक्सिलेट करे, तो वो फोर्स्ड ऑक्सिलेशंस कहलाती हैं। नेक्स्ट वन इज डैम्प्ड ऑक्सिलेशन। अच्छा, डैम्प्ड ऑक्सिलेशन जो है इसकी बेहतरीन मिसाल आपके पास शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं कि ये जर्क या झटके को जिस तरीके से जो कम कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से डैम्प्ड ऑक्सिलेशन मतलब किसी डैम्प कंडीशंस में, ठीक है, किसी डैम्प कंडीशन में आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ 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 वो ऑक्सिलेशंस कम होती जाएंगी। कहता डैम्पिंग इज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिव फोर्स विच डिसिपेट एनर्जी फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से एनर्जी को खत्म करती है। व्हेन अ सिंपल पेंडुलम इज बीइंग सेट इनटू द ऑक्सिलेटरी मोशन आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स ऑक्सिलेटिंग ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम इसी की एग्जांपल ले, ये वाइब्रेट कर रहा है तो थोड़ी देर के बाद जाके ये रुक जाएगा,
क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वगैरह, ग्रेविटी और बाकी जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो इसके ऊपर एक्ट कर रही होंगी। इसी तरीके से जो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन है, जब वो एक्सटर्नल फोर्सेज उसके ऊपर एक्ट करती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वाइब्रेशंस को स्लो डाउन कर लेती हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर एक कमरा जो है वो रूम वो वॉल टू वॉल कारपेटेड है, आप उसके अंदर बोलें बहुत कम आवाज़ सुनाई देगी। इसकी वजह कि वो जो कारपेट होता है वो बॉडी उसकी पोरस होती है, छोटे छोटे सुराख होते हैं उसके अंदर। तो जब साउंड एनर्जी उसके अंदर जाती है वो वाइब्रेशंस करती 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 आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो जाती होती है। ठीक है, तो वो एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, डैम्प कंडीशंस कहलाती हैं। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेशन डिक्रीजेज इन द डैम्पिंग फोर्स, ठीक है, डैम्पिंग फोर्स के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीलेशंस कम होती जाती हैं, तो ये डैम्प्ड ऑक्सीलेशन कहलाती हैं। कहते हैं इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज व्हेन एन ऑक्सीलेटर अंडरगोज ऑक्सीलेशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पे आने से पहले, जैसा कि अगर आप एक बॉल लें, उसको ऊपर थोड़ी सी हाइट पे छोड़ दें, वो पहली बार रिबाउंड करेगा, थोड़ा ऊपर होगा, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, आहिस्ता 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 एंड में वो तेज़ी के साथ 3-4 बार वाइब्रेट करके, ठीक है, वहीं पे जो है आहिस्ता से ज़मीन के ऊपर रुक जाएगा। तो एंड में जाके जो फोर्सेज आ जाती हैं जो कि इसकी एनर्जी को कम कर रही होती हैं, ठीक है, वो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन कहलाती हैं। कहते हैं कि डैम्प्ड द डैम्पिंग इज सेड टू बी लाइट व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑक्सीलेशन डिक्रीजेस ग्रेजुअली। तो जैसे ही उसका जो एम्पलीट्यूड है वो आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाता है, तो वो जो है वो डैम्पिंग कंडीशंस कहलाती हैं। लाइट डैम्पिंग कहते हैं ग्रेजुअली रिड्यूसेस एनर्जी। लाइट डैम्पिंग क्या होती है, जो आहिस्ता 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 स्लो स्लो प्रोसीजर में जो है वो एनर्जी को रिड्यूस करती हैं, वाइब्रेशंस को कम करती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ लाइट डैम्पिंग इज अ स्विंग इन अ प्ले ग्राउंड। जो झूला होता है प्ले ग्राउंड में, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ दें तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो रुकता हुआ जाता है। ठीक है, और हैवी डैम्पिंग जो है ये क्या कहते हैं, टेक्स लॉन्ग टाइम बिफोर द ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। इसमें ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि लाइट डैम्पिंग में जो है ना वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो रिड्यूस कर देता है उसको ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी को। देखिए कहते हैं इन हैवी डैम्पिंग द ऑक्सीलेटर मेयरली मूव्स बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। हैवी डैम्पिंग में जो होता है वो मेयरली ऐसा होता है कि वो कभी बार जो है इक्विलिब्रियम की वापस पोजीशन में आए और ग्रेजुअली आहिस्ता 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 टाइम के साथ वो स्लो डाउन होता रहता है। अब ये देखें, इसमें से ब्लैक वन जो है ना वो लाइट डैम्पिंग है, ठीक है, ग्रीन वन जो है ये हैवी डैम्पिंग है, और क्रिटिकल डैम्पिंग ये है कि एक बार वाइब्रेट किया उसके बाद देखें बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल डैम्पिंग। कहता है रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द शॉर्टेस्ट टाइम। एक बार वाइब्रेट किया, शॉर्टेस्ट टाइम में सीधी जो है ना वो बिल्कुल वाइब्रेशन इसकी सारी खत्म हो गई, तो ये क्रिटिकल डैम्पिंग कहलाती है। कहते हैं व्हेन एन ऑक्सीलेटर come to rest without any oscillation at the shortest time under the damping is called critical damping। ठीक है, इसकी बेहतरीन मिसाल जो है शॉक एब्जॉर्बर है। जो गाड़ियों के नीचे शॉक्स लगे होते हैं, तो जैसे ही झटका लगता है ये फ़ौरन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये क्रिटिकल डैम्पिंग ना हो, ये जो है वो हैवी डैम्पिंग हो, तो एक बार किसी भी आप झटका लगेगा तो वो 3-4-5 बार आप उसको बार बार फील करेंगे, वो आहिस्ता 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 उसको स्लो डाउन करती रहेगी। लेकिन उसमें हमें जो है ना वो चाहिए होती हैं, वो क्रिटिकल डैम्पिंग चाहिए होती है। उसके लिए यहाँ पे स्प्रिंग के साथ अंदर जो है पंप्स लगा दिए जाते हैं। वो पंप पहले नीचे जाते हैं, उसके अंदर ऑयल होता है, ऑयल की वजह से वो थोड़े हैवी हो जाते हैं, इसलिए स्प्रिंग उसको टाइम लगाता है दोबारा ऊपर जाने के और सारे झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ये स्प्रिंग ना हो या इसके अंदर जो है वो पंप ना हो, तो ये स्प्रिंग तो बार बार ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा और कोई एक झटका थोड़ा सा भी जो है काफ़ी दफ़ा या काफ़ी देर तक जो है वो महसूस होता रहेगा। कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग इज ऑफन यूजफुल इन एन ऑक्सीलेटिंग सिस्टम बिकॉज सच सिस्टम रिटर्न टू इक्विलिब्रियम पोजीशन रैपिडली आफ्टर द फेसिंग एक्सटर्नल डर्बिंग फोर्स। फॉर एग्जांपल व्हेन अ कार इज पासिंग ओवर अ बम्प ऑन अ रोड, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि वो बम्प के ऊपर से गुजरती है तो वो फ़ौरन उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और दोबारा रिबाउंड करके दोबारा झटका जो है महसूस नहीं होता। नेक्स्ट देखें रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि कोई भी जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है, उसके जो ऑक्सीलेटर होते हैं वो मैक्सिमम नेचुरल वैल्यू जो होती है उसके साथ
ड्राई फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाते हैं और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। सो ऐसी जो होती है वो रेजोनेंस कहलाती है। देखिए कहते हैं रेजोनेंस इज द फिनोमिना इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है, जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ऑक्सीलेटिंग बॉडी का, अटेन मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू पे चली जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलेगी, इससे ऊपर जाएंगे वो तो फिर बाहर ही चली जाएगी ना, वो तो इसके स्पेस से 180 ऊपर चली जाएगी, वो तो उल्टा घूमना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तो मैक्सिमम, उसके बाद फिर वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है ना, जो उसके साथ फ्रीक्वेंसी जिसके साथ वो वापस आ रही है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती होती है। ऐसी जो होती है वो रेजोनेंस कहलाती है। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द ऑक्सीलेटर इज मैक्सिमम। दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब इसको एक्सपेरिमेंट से शो करते हैं। एज शोन इन फिगर, हियर आर 5 पेंडुलम्स ए बी सी डी एंड ई। ए बी सी डी और ई पेंडुलम्स हैं, are suspended vertically from the same horizontal rod. The lengths of A and B are same and equal to L. देखें A और B की सेम है, जिसको equal to L कहा गया। C और D की सेम है, ठीक है, और E की भी साथ सेम है। If the length of pendulum E is made equal to the length of pendulum A, E की जो है वो A के बराबर कर दिया जाए, and B and E is said to be vibration directly perpendicular to the plane of the paper, then after some time A and B starts vibrate automatically. ठीक है, कि अगर हम जो है उसमें क्या करें कि अगर लेंथ पेंडुलम ई की जो है वो हम बराबर कर दें ए के इक्वल, ई को छोटा करके ए के इक्वल कर दें, पेंडुलम ए एंड बी, ए और बी के बराबर जो है वो ई की हो जाए। ई इज सेट टू वाइब्रेट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और इसको जो है वो आगे पीछे ऐसे, इधर नहीं आगे पीछे यूँ मूव करें। तो इस तरीके से अगर आप मूव करेंगे आगे से पीछे की तरफ, इस तरफ को नहीं, ऐसे आगे पीछे मूव करेंगे, तो ऐसी सूरत में ये जो है ना बाकी ए भी ऑटोमेटिकली तौर पे वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ आ जाएगी, तो वाइब्रेशंस बहुत बढ़ जाती होती हैं। अब कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल, अच्छा, इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम ई इज मेड इक्वल टू लेंथ ऑफ सी एंड डी, ई की जो है वो सी और डी के बराबर कर दी जाए, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एज ए बी C and D, the pendulum E is set into the vibration in the direction perpendicular to the plane of the paper. Then after some time pendulum C and D starts vibrating. तो ऐसे में जो है वो फिर C और D भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ आ गए, तो वाइब्रेशंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग रेजोनेंस। अब इसका क्या असर होता है? डैम्पिंग रिड्यूसेस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेटर एट इट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड ब्रॉडन्स द रेजोनेंस कर्व्स। ठीक है, यहाँ से देखें कि ये स्मॉल डैम्पिंग है, देखें कहाँ तक जो है वो आगे चला गया, इसका कर्व देखें, और जब जो वो डैम्पिंग हैवी डैम्पिंग है तो इसका कर्व देखें ये बहुत रिड्यूस करके छोटा कर देता होता है, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, यहाँ से एम्पलीट्यूड यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से एम्पलीट्यूड सिर्फ यहाँ तक है। एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इन डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली लाइफ में रेजोनेंस के क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट में देखें टर्निंग ऑफ रेडियो एंड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। कहते हैं व्हेन वी टर्न द नॉब ऑफ द रेडियो टू ट्यून द स्टेशन वी आर एक्चुअली चेंजिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रिसीव टू मेक इट इक्वल टू द ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो। जब हम उसको घुमा रहे होते हैं तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी हम जो है वो चेंज कर रहे होते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की, ठीक है, ताकि उसको वो रिसीव कर सके जो सिग्नल्स होते हैं उनको। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI जिसे कहते हैं, बहुत हाई जो है ना वो मैग्नेटिक रेज निकलती हैं। कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI इज वाइडली यूज इन द मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल विच in which atomic nuclei, mostly hydrogen nuclei, are made to oscillate by incoming strong radio waves the order of 100 megahertz। 100 megahertz के साथ आती है, उसके साथ वाइब्रेट करता है। When resonance occur, maximum energy is absorbed by the nuclei. The pattern of energy absorbed can be used to produce compute enhanced photography। ठीक है, तो उस सूरत में जो एब्जॉर्ब हो जाती है एनर्जी, उसको फिर किस में यूज़ कर लेते हैं हम? इमेजिंग के लिए। हीटिंग एंड कुकिंग फॉर फूड इन माइक्रोवेव, इसमें भी यही होता है। ठीक है, इन माइक्रोवेव ओवन द माइक्रोवेव विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिमिलर टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ द वाटर और द फूड पार्टिकल आर यूज। बिल्कुल उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके बराबर आती हैं, तो जैसे ही वो उसके साथ आगे स्ट्राइक करते हैं तो उनके अंदर वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और खाना जो है वो आपको जो है वो गर्म हो जाता है। जो भी खाने की चीज़ होगी, हमने उसके अंदर जो भी रखा होगा वो गर्म हो जाएगा। द प्लास्टिक और द ग्लास कंटेनर डू नॉट हीट अप इन ओवन, वो हीट अप नहीं होते।
ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो प्लास्टिक के और दूसरे बर्तन जो है हीट अप होंगे सिर्फ खाने, क्योंकि उनकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस की होती है वो उनकी निस्बत कम होती है। तो लिहाजा अगर ऐसे हो तो फिर तो पहले जो बर्तन है उनको भी पिघल जाना चाहिए। गिटार में है रेजोनेंस इन ब्रिजेस, बड़ा इंपॉर्टेंट एक बीच में पॉइंट है। असल में क्या होता है कि सोल्जर्स जब भी मार्च कर रहे होते हैं, यानी कि जब भी फौजी जो है वो पूरा परेड करते हुए जा रहे होते हैं, तो जब वो किसी भी ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं तो उनको कहा जाता है कि अपना ऑर्डर तोड़ लें, यानी कि अपने पाँव जो है वो एक जैसे एक सीक्वेंस के साथ वो चल रहे होते हैं, मार्च कर रहे होते हैं, ऐसे मार्च नहीं करना उन्होंने, वो अपने स्टेप्स को ब्रेक कर लेते हैं। इसकी ये वजह होती है कि अगर वो सारे एक ही स्टेप पे जो है वो चलते रहेंगे जैसे फौजी जो है वो मार्च करते हैं, तो उसके नतीजे में जो आ जाएंगी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी, जो रिदम प्रोड्यूस होगा मार्च का, ठीक है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ करके रेजोनेंस प्रोड्यूस करेगा और ऐसे में वो ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर सकता है। ठीक है। कहता है इसकी जो बेहतरीन मिसाल थी वो टोकामो नैरो ब्रिज, जो ये दिखाया भी गया है। द स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू विंड ड्रॉप ऑक्सिलेशन ऑफ द ब्रिज डेक दैट इंक्रीज द एम्पलीट्यूड अंटिल इट ब्रोक अपार्ट, ठीक है, जब तक वो टूट ना जाए। नेक्स्ट देखें रेजोनेंस इन एयरप्लेन विंग्स। कहते हैं द विंग्स इज अ वेरी फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ एरोप्लेन। इफ द periodic वाइब्रेशन ऑफ द विंड guts have a heavy frequency equal to the natural structural frequency of the wing, resonance occur at resonance the amplitude vibration of the wing become larger, बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो eventually टूट ही जाएंगे। लिहाजा उनको इस चीज़ को रख के ज़हन में जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन जो है वो छोटे से ये सिंगर्स की भी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अक्सर ये ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सिंगर्स हैं कि जब वो गाना गाते हैं, ठीक है, तो ऐसी सूरत में वो ऐसे शीशे को ऐसे जो ग्लास जो होगा उसको ब्रेक कर देते हैं। इसकी वजह भी वही है कि वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाते हैं, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से वो क्रैक हो जाता है। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस एंड स्टैंडिंग वेव्स। कहते हैं देयर आर मेनी एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इन डिफरेंट डिवाइसेस दैट जनरेट एंड यूज स्टैंडिंग वेव्स। कहते हैं रबर ट्यूब्स। कहते हैं रबर ट्यूब आल्सो नोन एज स्टैंडिंग वेव ट्यूब इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट एकॉस्टिक स्टैंडिंग वेव्स। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल पाइप, ठीक है, इसके लिए मेटल का पाइप लगा होता है, पाइप होल्ड अलॉन्ग विद द टॉप एंड सील्ड फ्रॉम द एंड्स, ठीक है, ये एंड्स के साथ सारा सील होता है। वन सील्ड एंड इज अटैच टू द स्मॉल स्पीकर, एक जो है वो स्मॉल स्पीकर के साथ जो है उसको अटैच कर दिया जाता है। और फ्रीक्वेंसी जनरेटर वाइल द अदर इज कॉर्नर टू सप्लाई अ फ्लेमेबल गैस, दूसरे में जो है फ्लेमेबल गैस लगा दी जाती है। द पाइप इज फिल्ड विद गैस एंड द गैस लीकिंग फ्रॉम द परफॉर्मेंस प्रोड्यूसेस अ रेजोनेंट फ्लेम, ठीक है, तो यहाँ जाने के बाद जो है वो यहाँ पे एक फ्लेम रेजोनेंस का प्रोड्यूस करती है, हालांकि ये सील होती है यहाँ से, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच कर जाती है इसके साथ, तो आगे जाके फ्लेम प्रोड्यूस करती है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने जस्ट इसको रीड ही करना है। नेक्स्ट वन एकॉस्टिक लेविटेशन। कहते हैं एकॉस्टिक लेविटेशन इज अ मेथड फॉर सस्पेंडिंग मैटर इन एयर अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ग्रेविटी में पार्टिकल्स को, यानी कि हम हवा में पार्टिकल्स को थोड़ी देर के लिए खड़ा कर सकते हैं। फ्रॉम अ हाई इंटेंसिटी साउंड वेव एज शोन इन द फिगर, एकॉस्टिक लेविटेशन प्रोवाइड्स अ कंटेनर लेस environment for some experiment. Acoustic levitation occurs when sound waves interact and create a standing waves with nodes that can trap a particle. तो एक ऐसी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं कि वो उसके अंदर जो है ना वो वेव्स के जो वेव्स होती हैं अपने पार्टिकल्स को अपने अंदर रैप कर लेती होती है, मुकम्मल तौर पर ऐसे घेर लेंगे उसको, वो उसके ऊपर अपनी जगह पे जो है ना वो सॉलिड दो चीज़ों के दरमियान हवा में जो है ना वो सस्पेंडेड रहते हैं। क्लैंडी प्लेट्स। कहते हैं Clandy plates consist of the metal sheet, usually circular or square, mold on the central stalk attached to the strong base. When the plates oscillate at a particular mode of vibration, the nodes and antinodes that formed produce a complex but symmetrical pattern of surface. तो वो जब वो तेजी से मूव करते हैं तो एक खास पैटर्न जो है वो बना देते हैं। These positions of the nodes and antinodes can be seen in shrinking stand up the plates. ऐसे में प्लेट्स श्रिंकिंग स्टैंड अप की सूरत में नजर आती हैं। द सैंड विल वाइब्रेट अवे द पार्टिकल्स, तो पार्टिकल को जो है वो सैंड वाइब्रेट अवे उसको ले जाती हैं सैंड पार्टिकल्स को। एंड एंटीनोड्स इज गैदर एट द नोड, एंटीनोड्स एंड गैदर एट द नोड्स, और जो एंटीनोड्स हैं वो सारे नोड के ऊपर आके एक ही जगह पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं।
आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। ये सिर्फ जो है वो थ्योरी कोई इतना इम्पॉर्टेंट इसमें से नहीं था। जो शुरू के दो प्रूफ थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिसमें एनर्जी कंजर्व था, और इससे पहले जो हमने प्रूफ किया वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके थे, इस चैप्टर में थी। अब बाकी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिक चैप्टर से हम जो है वो न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।